हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्टडी विद एंजॉय 535। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स। और आज का हमारा लेक्चर नंबर है फर्स्ट। और आज बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जिन यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस भी आ चुका है। तो उस फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस आ चुका है उसमें लगभग 70 से 80% सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी का सेम ही है। कुछ यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो 20 से 25% डिफरेंस है, बाकी सारा सिलेबस सेम है। तो यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में जैसा कि पहले सेमेस्टर की तरह दो बुक्स हैं। पहली बुक्स है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और दूसरी बुक्स है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टू फाइबर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दूसरी बुक्स है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑब्जेक्ट्स। तो ये दो बुक्स हैं और आज हम पहली बुक अपनी स्टार्ट करेंगे। तो पहली बुक में हमारी हैं 4 यूनिट और दूसरी बुक में भी हमारी हैं 4 यूनिट, तो टोटल हमारी हैं 8 यूनिट। ठीक है, तो पहली बुक की 4 यूनिट हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। पहली यूनिट है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। पहली यूनिट क्या है? रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। सेकंड यूनिट है हमारी रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। और थर्ड यूनिट है हमारी इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। और फोर्थ यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो अब इन 4 यूनिट्स में हमारे कई सारे टॉपिक हैं। लगभग हर एक यूनिट में 8 से 10 टॉपिक हैं। पहली यूनिट में हमारे 6 टॉपिक हैं और दूसरी तीसरी चौथी में भी लगभग ऐसे ही 8 से 10 के बीच में 6 7 8 10 ऐसे ही हमारे और टॉपिक हैं। तो आज हम पहली बुक की पहली यूनिट रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहली यूनिट है हमारी रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। तो देखिए, आप लोगों को पहले से ही इस यूनिट के बारे में पढ़ रखा होगा। क्यों? क्योंकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी इस यूनिट का जिक्र है। सॉरी, इस यूनिट का जिक्र नहीं है, पर इस यूनिट से रिलेटिव और इस यूनिट के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में न्यूटोनियन मैकेनिक्स उसमें इस यूनिट का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा रिवाइज मार लेते हैं पीछे का क्या होता है जो रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी का अर्थ क्या हुआ, इसकी हिंदी अर्थ हुआ रिलेटिविटी माने सापेक्षता, एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रायोगिक, बैकग्राउंड यानी कि सापेक्षता, प्रायोगिक पृष्ठभूमि। तो ये इस पाठ का हिंदी अर्थ है। तो देखिए, हम इस यूनिट में इसके टॉपिक लेने से पहले इस यूनिट को ही थोड़ा समझ लेते हैं। तो यूनिट को समझने के लिए हम जरा रिलेटिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। रिलेटिविटी क्या है? देखिए, रिलेटिविटी जो है वो 2 शब्द इससे निकलते हैं। कौन कौन से शब्द निकलते हैं इससे? पहला निकलता है रिलेशन और दूसरा जो है वो निकलता है रिलेटिव्स। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है संबंध। ठीक है, और रिलेशन होता है संबंध और रिलेटिव क्या होते हैं? रिश्तेदार या संबंधी। ठीक है, कौन होते हैं? रिश्तेदार या संबंधी। ठीक है, तो मेरे कहने का अर्थ मतलब ये है कि हम रिलेशन जो करते हैं वो किससे करते हैं? अपने रिश्तेदारों से करते हैं। रिलेशन किससे बनता है? स्वयं से बन सकता है, स्वयं का स्वयं से रिश्ता हो सकता है। हाँ, खुद का खुद पे वो बात अलग है, लेकिन खुद का खुद पे कोई रिश्ता नहीं हो सकता है।
अभी हमारा फ्रेंड होता तो फ्रेंड का हमारा होता, हमारा और जो हमारे माँ बाप हैं उनसे हमारा और पुत्र और पिता का रिश्ता है, पिता से पुत्र पिता का है, माता से माता और पुत्र का है। उसी प्रकार संबंध जो होते हैं, ठीक है, वो किससे होते हैं? एक दूसरे से बनते हैं। तो मेरा मतलब है कि सापेक्षता को कभी भी स्वयं के आधार पर नहीं बताई जा सकती, ठीक है। उसके लिए किसी अन्य वस्तु अथवा प्राणी की ही आवश्यकता होती है। सापेक्षता का अर्थ ये हुआ, ठीक है। अब अलग अलग सापेक्षता के लिए अलग अलग बिंदुओं की आवश्यकता से सापेक्षता भी बदल जाती है, यानी कि उसकी पोजीशन बदलने पर हमें अलग अलग सापेक्षता प्राप्त होती है। जैसे मेरे कहने का अर्थ क्या है, सुनिए जरा। जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है, एक क्या है? पेड़ है। इस पेड़ को हम दूर खड़े हैं इससे और हम इसे देख रहे हैं। इस समय यह पेड़ जड़त्व स्थिति में है। कैसा है? जड़त्व स्थिति में, यानी कि विरामावस्था में हमें दिखाई देता है, इसमें विरामावस्था में। अब इसी पेड़ को हम अगर ट्रेन पे चलती हुई ट्रेन पे चढ़कर देखें तो यही पेड़ हमें जो है गतिशील अवस्था में दिखाई देगा। किसमें दिखाई देगा? गतिशील अवस्था में, ठीक है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे सापेक्षता बिंदु परिवर्तन हो गए। हमारी सापेक्षता बिंदु जब भूमि थी, जब धरती थी, जब पृथ्वी थी, तब यह पेड़ हमें पृथ्वी के सापेक्ष जो है विरामावस्था में दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही हमारे सापेक्षता का बिंदु चेंज हुआ, बदला, जैसे ही हमने ट्रेन का सहारा लिया, हम चलती हुई मोशन वाली ट्रेन पर जब वहां से देखा तो यही पेड़ हमें गतिशील प्रतीत हुआ। लेकिन क्या पेड़ बदला? पेड़ चलने लगा था उस समय? नहीं। और क्या हम बदल गए थे? नहीं। क्यों? क्या बदले थे? मेन चीज थी सापेक्षता बिंदु बदल गए थे, हमारी पोजीशन चेंज हो गई थी, ठीक है। तो देखिए, अब एक चीज और कि कोई भी वस्तु इस पृथ्वी पर, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आदर्श विरामावस्था में पाई जाती है। कोई भी वस्तु इस पृथ्वी पर नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कोई भी वस्तु यदि विरामावस्था में दिखती है तो जायज़ सी बात है वह अंतरिक्ष में रोटेशनल करती हुई दिखेगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी दो कार्य परिगुणन और परिभ्रमण एक साथ करती है। तो इससे जायज़ सी बात है कि हमारी जब पृथ्वी घूमती है तो हमारे अंदर की चीज़ों के मटेरियल भी घूमते हैं, लेकिन वो कैसे, क्यों नहीं घूमते, क्यों नहीं करते? एक समान मोशन, और एक समान मोशन भी इसी बात का प्रतीक है, इसी बात का उदाहरण है, इसका जड़त्व का उदाहरण है एक समान मोशन। जैसे कि दो ट्रेन हैं, एक पटरी पर एक ट्रेन है, ठीक है, एक पटरी पर एक ट्रेन है और दूसरी पटरी पर दूसरी ट्रेन है। और ये दोनों ट्रेनें जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल न्यूनतम दूरी पर चल रही हैं, लगभग बहुत ही कम नगण्य मात्रा पर ये दोनों ट्रेनें एक साथ और एक स्पीड से, एक ही वेलोसिटी से चल रही हैं। और कोई व्यक्ति, यदि आप इस ट्रेन से उस ट्रेन पर जाना चाहें, इस ट्रेन से उस ट्रेन पर जाना चाहें, मैंने बता दिया कि बीच की दूरी बिल्कुल शून्य है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम परिकल्पना करते हैं कि बीच की दूरी अगर शून्य है तब क्या होगा कि एक ट्रेन जो दोनों स्पीड से चल रही है, एक ही, मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ये भी 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से है, इस स्पीड से चल रही है, तो चलो कम हो गई। तो यहाँ से जब कोई व्यक्ति यहाँ जाएगा तो उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि वह एक चलती हुई ट्रेन से एक चलती हुई ट्रेन में गया, क्यों? दोनों की स्पीड एक समान है। उस समय उस व्यक्ति को कोई एहसास नहीं होगा, यानी कि वह ट्रेन उसके लिए, केवल उसके लिए, यानी कि उस व्यक्ति के सापेक्ष जड़त्व में है, ठीक है। और वही व्यक्ति अगर बाहर खड़ा हो और वो ट्रेनें चल रही हो तो वो जब चढ़ेगा उस पर, जैसी पोजीशन में था भूमि पर, वहाँ से ट्रेन पे चढ़ेगा तो शायद है, हो सकता है वो गिर भी सके, ठीक, गिर भी जाए। तो इससे हमें पता चल गया। तो उम्मीद करते हैं आपको सापेक्षता क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं इस यूनिट के पहले टॉपिक पर, इसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए शुरू करते हैं। तो अब है हमारा टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका हिंदी अनुवाद है निर्देश तंत्र। फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम क्लास 8 से शायद पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, इस चीज़ को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। शायद कई लोगों को पता भी हो, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बिंदु की पोजीशन को ज्ञात करने के लिए जिस निकाय का इस्तेमाल किया जाता है, जिस निकाय का प्रयोग किया जाता है, उसे ही कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि निर्देश तंत्र। देखिए जैसे कि ये कोई बिंदु है, जैसे कि ये कोई बिंदु है हमारा, ये कोई बिंदु है, यहाँ पर पॉइंट P मान लीजिए, यहाँ पे कोई बिंदु है। अब हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, वन एक ऐसी हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, ऐसी और ऐसी, ठीक है। तो इस अक्ष के सापेक्ष ये और इस अक्ष के सापेक्ष यहाँ पर ये बिंदु रखा है, और एक और अक्ष होती है जिसकी ऐसी ऊपर की साइड में होती है, आगे पीछे, जिसे बाई अक्ष, जेड अक्ष बोलते हैं। तो इन तीनों के बिंदुओं से, उनकी दूरी से उस बिंदु की पोजीशन का पता हम लगा सकते हैं। जैसे कोई ये बिंदु है P, जैसे ये बिंदु है, अब इसकी पोजीशन हमें ज्ञात करनी है। 3 एक्सिस में हम पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं, 3 एक्सिस में हम दूरी बता सकते हैं कि ये बिंदु कहां पर है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और ये ओरिजिन हो। ठीक है, जेड एक्सिस वैसे कैसे होता है, ऐसे होता है इधर को, तभी तो पोजीशन बता दें। लेकिन ब्लैक बोर्ड हमारा कैसा है, 2D है, और 2D ब्लैक बोर्ड पर हम आपको पोजीशन जो है इधर ही दिखाएंगे, ठीक है, इधर तो दिखा नहीं सकते। तो ये हमारे कार्टेशियन एक्सिस हो गए, एक्स, वाई एंड जेड। तो मान के चलते हैं कि एक्स से बिंदु P की दूरी जो है वो x है, स्मॉल x, ठीक है। बाई एक्सिस से बिंदु P की जो दूरी है वो y है, और z एक्सिस से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो z है, ठीक है। तो इस पॉइंट P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y, z, ठीक है, x, y, z। तो देखिए जो ये कार्टेशियन हमने बनाई है x, y, z, अब एक्सिस, इन एक्सिस के सेट बनाकर इनका सेट, तो देखिए यहां से पता चल रहा है कि निर्देश तंत्र क्या है। यहां से आपको दिख रहा होगा कि निर्देश तंत्र क्या है। निर्देश तंत्र एक सेट है, एक समुच्चय है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, जो किसी बिंदु की, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन करने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे, द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई हेल्प ऑफ विच द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, विच द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, मतलब कि किसी भी बिंदु का, पार्टिकल का, किसी भी कण का, और एनी पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है, इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कैन बी डिटरमाइंड इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन, और इसकी हिंदी में डेफिनेशन क्या होगी, निर्देशांक अक्षों का वह समूह, निर्देशांक अक्षों का वह समूह जो किसी कण के पोजीशन यानी कि स्थिति को बताता है, निर्देश तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये इसके हिंदी वाले स्टूडेंट नोट कर लेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको कि टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप ज्वाइन होइए और वहाँ से PDF के नोट्स प्राप्त कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर आज की क्लास में केवल और केवल रिवीजन होगा, जो पिछला हमने पढ़ा होगा सेम उतना ही रिवीजन होगा, आगे का हल्का फुल्का याद आएगा, आगे पीछे का याद करने के लिए। तो देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है r = x i कैप प्लस y j कैप
प्लस जेड के कैप। अब पोजीशन वेक्टर यानी कि हिंदी वाले हैं स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। तो यहां पर एक्स वाई और जे के आई जे के, ये क्या है? आई जे के हैं लंब कोणीय एकांक सदिश। क्या है? लंब कोणीय एकांक सदिश, ठीक है। और एक्स वाई, एक्स है पार्टिकल पी की एक्स एक्सिस से दूरी, वाई है पार्टिकल पी की वाई एक्सिस से दूरी, और जेड है पार्टिकल पी की जेड एक्सिस से दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट है ये आई एक्स अक्ष पर, जे कैप और के कैप। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हुआ, ठीक है। अब देखिए इस पोजीशन वेक्टर से हम एक और चीज भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी कब निकालेंगे? इफ पार्टिकल P इन मोशन, यदि पार्टिकल P गति अवस्था में, गतिमान अवस्था में, ठीक है, तब इसका तब इसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यानी कि वेग कैसे निकालेंगे? इसका लिए होता है डेरिवेशन ऑफ आर इन पोजीशन वेक्टर टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आर की जगह आर की वैल्यू रखेंगे डी टी एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड, ठीक है। और इसे अलग अलग सेपरेट कर देंगे, अलग डी एक्स डी टी आई कैप प्लस डी वाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड डी टी के कैप। तो देखिए निर्देश तंत्र से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सबसे पहले हमने क्या किया? किसी पार्टिकल की पोजीशन ज्ञात की, यानी कि पोजीशन वेक्टर निकाला। उस पोजीशन वेक्टर से हमने क्या निकाला? वेलोसिटी निकाला। एक्सेलरेशन होगा तो इसमें एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। अब इसका मतलब समझ गए, निर्देशांक जो निर्देश तंत्र होता है उससे हमारा क्या क्या वर्क होता है? किसी भी कण की हम पोजीशन बता सकते हैं, पोजीशन से हम इसकी वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इतना जो कुछ बताया वो आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स पर, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑफ टू टाइप्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑफ टू टाइप्स, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला प्रकार होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा टाइप हमारा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए पहले हमने सापेक्षता बताई। आपने देखा सापेक्षता शब्द से ही हमें सापेक्षता का अर्थ मालूम पड़ा। अधिकांशतः शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर ही उनका अर्थ छिपा होता है। जैसे यहाँ पे इनर्शियल, तो इनर्शियल का अर्थ होता है जड़त्वीय, जड़त्व निर्देश तंत्र। हिंदी वाले विद्यार्थी लिखेंगे जड़त्व निर्देश तंत्र, और अजड़त्व निर्देश तंत्र। तो जड़त्व निर्देश तंत्र, अब हमें हल्का हल्का याद आ रहा होगा, हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की न्यूटनियन मैकेनिक्स जो बुक थी उसमें हमने पढ़ा था जड़त्व के बारे में। जड़त्व पर किसने नियम दिए थे? न्यूटन ने। किसने नियम दिया था? न्यूटन का गतिविधि पहला नियम यही था, जड़त्व का नियम, ठीक है। और दूसरा नहीं था, दूसरा हमारा इसका दूसरा टाइप है वो अजड़त्व, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी अजड़त्व निर्देश तंत्र। तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जड़त्व और अजड़त्व में हमने देखा कि पहला जो जड़त्व निर्देश तंत्र होता है वह न्यूटन की गतिविधि पहले नियम का पालन करता है, और जो दूसरा होता है न्यूटन की गतिविधि नियम का पालन नहीं करता है। तो इन दोनों की चर्चा हम करेंगे अगले टर्म पर, क्योंकि अभी ये बताया तो ये काफ़ी लेंथी है और ये वीडियो बहुत आगे फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए अगले टर्म पर इसकी चर्चा करेंगे और फिर अगले टर्म पर आपसे मुलाकात होगी।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, दूसरों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है। और देखिए, मैं यूट्यूब पर पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, और ख़ास करके बीएससी की तो मैं पहली बार ही बना रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मेरी खुद बीएससी 4th सेमेस्टर ही है। मैं इस साल बीएससी 4th सेमेस्टर में ही राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से ही कर रहा हूँ। तो अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो आप हमें बताइए, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या गलतियाँ हुई, हमें कैसे थोड़ा पढ़ाना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, कैसा अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट, आप लोगों का सहयोग चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।